नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका AYN न्यूज़ पे। आज हमारे साथ अजमेर के उप महापौर नीरज जैन जी मौजूद हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो AYN न्यूज़ की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक बधाई अजमेर का उप महापौर बनने पर। तो चलिए आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर हम जानें तो आप किशनगढ़ से अजमेर आए एडवोकेट बनने के लिए। आप यहाँ आए, आपने ABVP ज्वाइन करी और छात्र संघ राजनीति से अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। तो आप छात्र संघ राजनीति से आज अजमेर के उप महापौर बने, तो आप उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये अपडेट करिए, मेरा जन्म स्थान जरूर किशनगढ़ है, लेकिन मैं पला बड़ा अजमेर में, मेरी एजुकेशन अजमेर में हुई। मैं यहाँ सेंट पॉल स्कूल का विद्यार्थी रहा। उसके बाद में मैं कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आया और यहाँ से मेरा छात्र जीवन शुरू हुआ। तो छात्र राजनीति में सबसे जो अच्छा संगठन मुझे लगा वो ABVP था, विद्यार्थी परिषद था। तो विद्यार्थी परिषद के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि उनके लिए संगठन सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम, देश और भारत के बारे में सोचने वाला एकमात्र देशभक्त संगठन मुझे लगा। इसलिए मैं विद्यार्थी परिषद जुड़ा। दूसरा बड़ा कारण विद्यार्थी परिषद जुड़ने का, वो छात्र राजनीति के अंदर केवल छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए, छात्रों के हित में, छात्रों के मध्य रह करके काम करने वाला संगठन था और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो अटैच संगठन नहीं था। इस नाते मैं विद्यार्थी परिषद जुड़ा और विद्यार्थी परिषद में लंबे समय मैंने काम किया और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते ही मैं छात्र संघ का महासचिव रहा। विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री तक का जिम्मेदारी मेरे पास में रही और उसके बाद में 4-5 साल ABVP में मैंने जयपुर में भी रह के काम किया। वहाँ से लौटने के बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और युवा मोर्चा से मीडिया और मीडिया से पार्षद रहते हुए 2 बार लगातार पार्षद रहा। उसके बाद अभी मीडिया का काम राजस्थान का देख रहा था और इसी मध्य तीसरा चुनाव लड़ा और इस चुनाव में विजय होने के बाद पार्टी ने मुझे उप महापौर तक की जिम्मेदारी मुझे दी और आज मैं उप महापौर के नाते अजमेर की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। निश्चित रूप से आपका सवाल ये कि मैं इसका श्रेय किसको देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे गुरुजन, मेरे वरिष्ठ और जिन्होंने विद्यार्थी परिषद में मुझे काम में जोड़ा, ABVP मेरे इस काल में पहुँचने का सबसे बड़ा मैं उसको श्रेय दूंगा। ABVP के कारण से, ABVP के अंदर जो हमारे साथ में जो टीम काम कर रही थी उनके कारण से आज मैं इस स्थान तक पहुंचा हूँ। धन्यवाद। तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि अजमेर की सत्ता में, अजमेर की राजनीति में यह आपका तीसरा कार्यकाल है। 2 बार आप पार्षद रह चुके हैं, इस बार आप उप महापौर बने। तो उप महापौर के कार्यकाल में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, जनता की सेवा वही प्राथमिकता है। अजमेर की जनता की सेवा, अजमेर का विकास, अजमेर की जनता की समस्या का समाधान, अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाना, अजमेर के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के जो काम है उनको गति प्रदान करना और अजमेर को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लेकर के आना। अजमेर में जो आम जन की समस्या है, क्योंकि हम नगर निगम जो है जन्म मरण परण आम जन से सीधा जुड़ा हुआ एक संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है, जहाँ से आम आदमी का रोज का जुड़ाव है। अगर शाम को रोड लाइट बंद हो जाती है तो वो निगम को याद करता है, सुबह उठते ही अगर सफाई प्रॉपर नहीं होती है तो निगम को याद करता है और उनका कोई सर्टिफिकेट बनना है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनना है, कोई पेंशन बननी है, उनका कोई बर्थ, परिवार में कोई जन्म हुआ तो उसका सर्टिफिकेट बनना है। तो हर चीज़ के लिए निगम से की तरफ वो देखता है। तो निगम से जो अपेक्षा है आम जन की है उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर पाए, ये हमारी प्राथमिकता है। तो आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अजमेर का चयन स्मार्ट सिटी की लिस्ट में काफ़ी पहले कर दिया था, मगर आज दिन तक अजमेर को हम स्मार्ट नहीं बोल सकते। तो क्या इसका दोष नगर निगम को जाता है या फिर जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसको जाता है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के वो स्वप्न दृष्टा है जिन्होंने इस देश को एक अलग राह दिखाई,
इस देश की जनता को, इस देश को एक अलग रास्ते पे और विकास के रास्ते पर लेकर के गए। वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और आज गुजरात पूरे देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है। डेवलपमेंट के नाम पर, वहाँ के शहरों के विकास के नाम पर, वहाँ के सैनिटाइजेशन सिस्टम के नाम पर, वहाँ के इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसके नाम पर, रोजगार के लिए गुजरात आज हब है। निश्चित रूप से उनकी जो सोच है वो पूरे देश को एक साथ आगे लेकर जाने वाली सोच है। इसी परिकल्पना में उन्होंने देश में स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया। उन्होंने अजमेर उसमें शामिल था। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की, नरेंद्र मोदी जी ने, और निश्चित रूप से उसकी जो परिकल्पना जो है अजमेर के स्मार्ट बनने की, उस धीरे धीरे साकार होती दिख रही है। आज जिस आना सागर को गंदगी का ढेर माना जाता था, सीवरेज की पानी जिसमें गिरता था इसलिए जाना जाता था, आज उसकी जो सौंदर्य जो है उस क्षेत्र का, आना सागर का, वो अपने आप में देखने लायक है। वो स्मार्ट सिटी के में हुए काम के कारण से है कि आज भी उसके जो बाकी पाथवे वो बन रहे हैं वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बन रहे हैं। ऐसा ही सुभाष उद्यान जो कि हमारे शहर के मध्य में था, कभी शहर की जान हुआ करता था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आज सुभाष उद्यान अजमेर की शोभा में चार चांद लगा रहा है। ऐसे ही सीवरेज का लंबे समय से काम रुका हुआ था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आज सीवरेज का काम हो रहा है। अजमेर ट्रैफिक के कारण से सबसे ज़्यादा परेशान वाली, क्योंकि अजमेर एक कटोरे में बसा हुआ शहर है। छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, सड़कें छोटी हैं, लेकिन जिस जमाने में अजमेर बसा था उस जमाने को देख करके आज में जो अंतर वो साफ दिखता है कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। हर घर में गाड़ी है, हर घर में दुपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन है, और आवागमन का जो रास्ते हैं वो उतने के उतने हैं। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमारी सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने वसुंधरा जी के समय यहाँ पर एलिवेटेड रोड डालना तय किया। आज 300 करोड़ का एलिवेटेड रोड बन रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कई काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए। हेरिटेज योजना के अंदर काम हुए, शहर का अंदर का सौंदर्यीकरण हुआ, शहर के अंदर हेरिटेज लाइटें लगी, सीसी सड़कों का निर्माण हुआ, पूरा शहर एक सा नजर आए। अंदर का वॉल सिटी, उस वॉल सिटी के अंदर एक समान कलर हुआ। ऐसा ही हमारे यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उनको डेवलप करने का काम हुआ। स्मार्ट सिटी के अंदर गार्डन डेवलप होने का काम हुआ। मैं जिस वार्ड से पार्षद आता था वहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 2 नए गार्डन मैंने बनवाए, वहाँ पर ओपन एयर जिम हमने लगवाए। तो ये स्मार्ट सिटी के काम हमने किए। लेकिन विगत 2 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद स्मार्ट सिटी के काम को एक तरह से ब्रेक लग गया, काम की गति धीमी हो गई। जो काम लगातार लंबे समय से चल रहे थे उनको गति को धीमा कर दिया गया। जो प्रोजेक्ट बना लिए गए थे उन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया हुआ था उसमें राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा उसमें जाना चाहिए था, उन्होंने दिया नहीं। उसके कारण दुष्परिणाम ये हुआ, अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो काम थे उसकी गति धीमी हो गई, वो काम धीरे हो गए। जो काम के जो सैंक्शन काम थे वो काम शुरू नहीं हो पाए। उसका दुष्परिणाम अजमेर की जनता को भुगतना पड़ा। और निश्चित रूप से जब से ये हमारा बोर्ड बना है, क्योंकि 6 महीने से प्रशासक था, 2 साल से कांग्रेस शासन था, हमने तय किया है नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करेंगे। अजमेर को स्मार्ट सिटी जल्द से जल्द बनवाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो काम पेंडिंग पड़े उनको जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। तो अगर हम आज की राजनीतिक स्थिति देखें राजस्थान की, जहां राज्य सरकार कांग्रेस की है और अजमेर में हाल ही भाजपा का बोर्ड बना है, तो किस तरीके से राज्य सरकार सहयोग करेगी अजमेर बोर्ड का जो कि भाजपा का है? देखिए, 30 साल से अजमेर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। नगर परिषद हो, निगम हो, हमेशा भाजपा का बोर्ड बनता है। और उसी समय बीच में कांग्रेस सरकार भी आती रहती है। निश्चित रूप से ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि स्मार्ट सिटी का पैसा तो केंद्र सरकार से आ रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार का से भी बजट सैंक्शन होता है, पैसा आता है निगम को चलाने के लिए, निगम के एक्सपेंसेस को करने के लिए, निगम के डेवलपमेंट के काम को करने के लिए, नल नाली सड़क उनके रिपेयर के काम को करने के लिए, नई सड़क नए बल्ब लगाने के लिए, एलईडी लगाने के लिए। लेकिन ये सरकार जब से आई है 2 साल से एक भी विकास का नया पत्थर इस राजस्थान सरकार के आने के बाद नहीं लगा। जो भी काम हो रहे हैं या तो विगत भाजपा शासन में जो काम सैंक्शन हुए थे, शुरू हो गए तो वो पूरे हो रहे हैं, उन पर ही अपना नाम लगा के पत्थर लगा रहे हैं, या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। तो राजस्थान सरकार की स्थिति खुद की भी बहुत हालत खराब है। रेवेन्यू सोर्सेज उनके बहुत गिरे हुए हैं। हालत यह है कि सरकार को कर्मचारियों को देने के लिए भी
तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह को देने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इसका प्रभाव नगर निगम अजमेर पे भी पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे नगर निगम के जो रेवेन्यू सोर्सेज है उनको डेवलप करें और रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाएं, जिससे कि हम अपने क्षेत्र के, अपने वार्डों का विकास का काम कर सकें। तो जो आप रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या योजनाएं रहेंगी आप जो उप महापौर हैं उसके तौर पर? देखिए, मुझे लगता है हमारी पूरी टीम, ये केवल मात्र उप महापौर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, पूरी टीम की जिम्मेदारी है। हमारे 80 के 80 पार्षद वो तत्पर है अजमेर के विकास के लिए, अपने वार्डों के विकास के लिए, वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए। हमारी महापौर महोदय के निर्देशन में हम मिलकर के काम करेंगे और रेवेन्यू सोर्सेज को डेवलप करेंगे। हमारी जो लीज मनी बकाया है उनको वसूलने का प्रयास करेंगे। जो हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं ज़मीनें जो बाकी हैं उनको बेच करके डेवलपमेंट के लिए पैसा लाएंगे। कुछ हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हमने जो लीज पे दिए हुए, उनके लीज बकाया है, उनका जो पैसा आना है वो बकाया, वो लेने का प्रयास करेंगे। जो हमारा हिस्सा बनता है एडीए से और हाउसिंग बोर्ड से हमारे डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा हम लेंगे। राज्य सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमारे हिस्से में जो पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, उसको लेने का प्रयास करेंगे। तो जब हम अजमेर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी जो होता है वो सेफ सिटी भी होता है। तो हम देखते हैं जो अजमेर के अंदरूनी इलाके हैं, जैसे नला बाजार हो गया, डिग्गी बाजार, मुंदड़ी मोहल्ला, यहाँ पर देखते हैं कि आवासीय नक्शा पास करवाकर कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं, जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती। अगर आमजन को किसी भी तरीके की हानि हुई तो वहाँ पर पुलिस की टीम, फर्स्ट एड की टीम इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाएगी। तो इन सब पे रोक लगाने के लिए अभी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, जो नियम के अंतर्गत काम होगा वो काम हम करवाने का प्रयास करेंगे। वॉल सिटी की परिस्थितियाँ अलग है, सिटी की परिस्थितियाँ अलग है। वॉल सिटी में जो कॉमर्शियल जो एक्टिविटी जो होती है उसके लिए कुछ नियम अलग बने हुए हैं, क्योंकि वो पुराने समय की गलियां हैं, पुराने समय की सड़कें हैं, जिनको बढ़ाया नहीं जा सकता, चौड़ा नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। उसमें जो नियमानुसार काम होना है वो होना चाहिए। नियम के विपरीत कोई भी काम है वो हमें मंजूर नहीं है। हम कोशिश करेंगे इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करें। और क्योंकि इसका नुकसान नगर निगम को भी होता है कि इस प्रकार अगर व्यावसायिक कहीं काम चल रहा है तो रेवेन्यू नगर निगम को मिली या नहीं मिली, उसको भी ध्यान रखेंगे। नगर निगम को वो रेवेन्यू मिले, नगर निगम से नक्शा पास हो, उसके बाद ही वो निर्माण कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हम आज देखते हैं कि कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था कि नीरज जैन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर एकदम से आपको ऐसे वार्ड से टिकट दे दिया जो आपके लिए अनजान था, और उस वार्ड से आप 1 वोट से जीतकर और आज उप महापौर बने। तो क्या ये आप इसे किस्मत का चाहा मानते हैं, या फिर जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं ये उनकी एक आपके खिलाफ साजिश रही? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक सामान्य साधारण कार्यकर्ता हूँ। संगठन जो आदेश देता है मैं उसको फॉलो करता हूँ, पालन करता हूँ। संगठन ने मुझे जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियाँ दी। मुझे युवा मोर्चा में काम दिया, मुझे मीडिया में काम दिया, और इसके बीच में मुझे पार्षद भी लड़ाया, बुला करके पार्षद लड़ाया 2010 में। कहा कि मुझे पार्षद लड़ना चाहिए तो मैंने उसको माना। 2015 में फिर पार्षद लड़ाया, मैं उसको भी माना। और इस बार भी संगठन ने जो आदेश दिया उसको माना। मेरे चाहने और नहीं चाहने, क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, केवल मात्र मेरे चाहने और नहीं चाहने से कई चीज़ें नहीं होती हैं। पार्टी ने आदेश दिया, संगठन ने आदेश दिया, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, सतीश पूनिया जी ने, हमारे चुनाव प्रभारी डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे विधायक अनिता जी, देवनानी जी, उन्होंने जब ये तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना था, जिलाध्यक्ष हमारे प्रिय लाड़ा जी तय किया मुझे चुनाव लड़ना, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए आया और चुनाव लड़ा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि मात्र 1 वोट से मेरी जीती हुई, बिल्कुल नया वार्ड था। मैं जिन वार्डों से अभी तक चुनाव लड़ता था वो दोनों वार्ड रिजर्व हो गए, वो महिला वार्ड थे, तो महिला वार्ड से एक सामान्य पुरुष नहीं लड़ सकता, ये बहुत क्लियर है। ऐसी स्थिति में पार्टी को लगा कि शास्त्री नगर का वार्ड ऐसा वार्ड है जो सामान्य वार्ड है, वहां से मुझे लड़ाया जा सकता है, तो पार्टी ने मुझे लड़ाया और मैं लड़ा। और रही बात जीत की, संघर्ष में जो मिलता है, चाहे वो 1 वोट की जीत हो चाहे 1000 वोट की जीत, संघर्ष के बाद में जो परिणाम आता है वो सुखद परिणाम होता है। वो 1 वोट मुझे 1 लाख आशीर्वाद से ज़्यादा, वो 1 वोट नहीं है, वो 1 वोट 1 लाख आशीर्वादों की जीत है, वो 1 लाख आमजन की जीत है, मेरे शुभचिंतकों की, मेरे मित्रों की, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जीत है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया।
और उस शास्त्री नगर की, उस दाता नगर की, ओम नगर की, हरिनगर की जनता का विश्वास है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे विजयश्री वर्णन कराई। और निश्चित रूप से मैं उनकी सेवा करूंगा, वहाँ की जो समस्या उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। शास्त्री नगर को इस स्मार्ट सिटी का एक स्मार्ट वार्ड बनाने की कोशिश करूंगा, पोललेस करवाने की कोशिश करूंगा, वहाँ CCTV कैमरे लगाने की कोशिश करूंगा, वहाँ की जनता की जो आमजन की समस्या उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आप पहले पार्षद भी रह चुके हैं, इस बार आप उप महापौर हैं, तो एक पार्षद के और एक उप महापौर के कार्यकाल में क्या अंतर होता है? देखिए, अंतर कुछ भी नहीं है। एक पार्षद के नाते मैं मेरे वार्ड की सेवा करता था और एक पार्षद के नाते मैं अजमेर की जनता की भी सेवा करता था। उनका कोई काम आता था तो उनके भी समस्या का समाधान करने का कोशिश करता था। उप महापौर एक जिम्मेदारी जरूर है, उस जिम्मेदारी में ज़्यादा फेरबदल नहीं है। जनता की सेवा करने के लिए चाहे पार्षद बने चाहे उप महापौर बने, जनता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य, परम ध्येय है, तो उसको हम करेंगे। उसमें कोई फर्क नहीं, मुझे नजर नहीं आता। आप प्रदेश की पदों की बात करते हैं तो आप मीडिया के सह प्रभारी हैं भाजपा के, और भाजपा का एक नारा है कि एक व्यक्ति एक पद, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप अपनी पद से इस्तीफा देंगे? देखिए, ये मुझे नहीं, संगठन को तय करना है। संगठन अगर मेरे बारे में तय करता है वो मुझे मानना है। संगठन ने मुझे तय किया, पार्षद लड़ाया, संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी उप महापौर की, वो मैं निर्वहन कर रहा हूँ। संगठन ने मुझे मीडिया की जिम्मेदारी दे रखी है, वो मैं निर्वहन कर रहा हूँ। इससे पहले युवा मोर्चा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, वो मैंने निर्वहन किया। उससे पहले मैं युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री था, वो मैंने निर्वहन किया। जो भी जिम्मेदारी संगठन मेरे बारे में तय करेगा, मेरे योग्यता मानेगा, जो भी काम देगा वो करूंगा। अभी महापौर की जिम्मेदारी दी, उसको कर रहा हूँ। मीडिया का काम मेरी जिम्मे है, संगठन जो आदेश देगा उसको मैं पालन करूंगा। अजमेर के कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि जो अजमेर के उत्तर के जो हमारे विधायक हैं श्री वासुदेव जी देवनानी, उनके और आपके संबंध एक समय में बहुत अच्छे थे, मगर एक समय ऐसा भी आया है जब आप दोनों के बीच में अनबन रही। तो क्या ये सच है या महज एक अफवाह है? मुझे लगता है कोई अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं है। वासुदेव जी देवनानी 2003 में पहली बार अजमेर आए, तब से लेकर आज दिन तक ऐसा नहीं है कि वो अजमेर के वासी नहीं है, वो अजमेर के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई अजमेर में हुई, उसके बाद जब उनकी नौकरी लगी तो वो वहाँ जहाँ नौकरी थी वहाँ नौकरी करते थे। 2003 में अजमेर आए, तब से लेकर आज तक हम बिल्कुल उनके साथ मिलकर के, चाहे वो अजमेर पश्चिम रहा हो चाहे अजमेर उत्तर रहा हो, हम कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े रहे हैं। उनके समाज जीवन में उन्होंने जो राजनीतिक जीवन में जो ऊंचाइयाँ पाई है, उनमें कहीं ना कहीं गिलहरी पर योगदान हमारा रहा है। और मुझे लगता है कि उन जैसा जनसेवक हमारे बीच में है। 4 बार से लगातार वो विधायक हैं, 2 बार मंत्री रहे, उन्होंने अजमेर की बहुत सेवा की, अजमेर में बहुत काम किया और निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा, सम्मान रखा। इस नाते मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, इन अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। हम साथ मिलकर काम करने वाले हैं, आगे भी किया है। संगठन में हो सकता है किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद जैसी स्थिति कुछ भी नहीं है। हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आगे भी किया है और आगे भी करेंगे। तो आपके राजनीतिक जीवन को देखकर ये साफ प्रतीत होता है कि आप युवा राजनीति और युवाओं से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं। जब आप अजमेर के उप महापौर बने हैं तो आप अजमेर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक कल्पना अजमेर ही नहीं देश की जनता के बीच में थी कि राजनीति बहुत खराब काम है और इसमें अच्छे लोग नहीं होते हैं। एक परसेप्शन ऐसा बना होता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस परसेप्शन को चेंज किया है। आज युवा बढ़ चढ़ करके राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं मोदी जी को अपना आदर्श मानता है, क्योंकि राजनीति की जो परिभाषा थी वो उन्होंने चेंज की और युवाओं में एक नया जोश भरा। निश्चित रूप से युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जिस काम को करें पूरी ईमानदारी से करें, देश और समाज को सोचते हुए करें। देश प्रथम इस भाव के साथ करें, समाज की सेवा करनी है इस भाव के साथ करें। चाहे आप IAS की तैयारी करें, चाहे आप IAS बने, चाहे IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई सामाजिक संस्थान चलाने वाले बने, चाहे व्यावसायिक गतिविधि करने वाले बने, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में आकर के काम करें। निश्चित रूप से आपका परम ध्येय देश प्रथम और अंतिम में देश से शुरुआत और स्वयं पर आकर के उसका अंत हो। देश की, समाज की, परिवार की और उसके बाद स्वयं के बारे में विचार करें। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन में ये शुचिता हमको लानी पड़ेगी
और निश्चित रूप से मोदी जी से प्रभावित होकर युवाओं की एक बड़ी टोली, युवाओं का एक बड़ा क्या कहते हैं भाग आज राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा इतना ही आग्रह निवेदन है कि जिस काम को करें ईमानदारी से करें, देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए करें, चाहे वो राजनीति करें, चाहे वो आईएएस बने, आईपीएस बने, चाहे किसी भी सरकारी या गैर सरकारी पद पे काम करें। अजमेर के जितने भी पूर्व महापौर रहे, उप महापौर रहे हैं और आप हो, तो आप उनसे आप अपने आप को कैसे अलग मानते हो और आप ऐसे क्या कार्य हैं जो उनके रह गए हैं जो आप पूरे करने हैं? देखिए, मैं किसी से अपने आप को अलग नहीं मानता। हम सब जो भी महापौर रहे हैं या उप महापौर रहे हैं, सबने मिलकर साथ काम किया। बीच में कांग्रेस के महापौर बीच में बने, उनके साथ भी मैंने काम किया। हमारे जो पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, वो तो हमारे आदर्श हैं। 15 साल लगातार उनको निगम और परिषद में काम करने का अनुभव रहा। वो डिप्टी चेयरमैन रहे, 2 बार मेयर बने। तो निश्चित रूप से जनता की सेवा के भाव के साथ हम काम करना चाहते हैं। उनसे अपने आप को अलग नहीं मानूंगा। जन सेवा मेरी प्राथमिकता है। जनता की सेवा की इस प्राथमिकता को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं और मिलकर के काम करेंगे, ये प्रयास करेंगे। आज के 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपके राजनीतिक जीवन की सफलता को लेकर मेरा ये सवाल है कि आज के 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? 1991 से लेकर आज 2020 हुआ है, 2021 हो गया। लगातार 30 साल से इस अजमेर की जनता से मेरा जुड़ाव है और जनमानस के साथ खड़े होकर जनता की आवाज़ उठाना, छात्र राज निर्मित तो छात्रों की समस्याओं का समाधान। और जब से राजनीतिक जीवन में जुड़ा हूँ तब से जनता की समस्या का समाधान करना, जन सेवा करना। अजमेर प्रथम हो, अजमेर आगे बढ़े, अजमेर का विकास हो, अजमेर के युवा का विकास हो, अजमेर की जनता का विकास हो, ये मेरी प्राथमिकता है। और निश्चित रूप से जो काम मैं 30 साल से करता आ रहा हूँ, वही काम अगले 10 साल, अगले 20 साल, जब तक मेरे प्राणवायु है, जब तक सांस है, तब तक मैं अजमेर की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ये मेरा प्राथमिकता है, इसके अलावा और कोई प्राथमिकता नहीं है। और मैं जिस राजनीतिक पार्टी से आता हूँ, संगठन में आज से आता हूँ, वहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता जो कि बूथ का कार्यकर्ता है, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। और ऐसा ही स्थिति हमारे देश के प्रदेश अध्यक्ष की सतीश जी पूनिया की भी है। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सतीश पूनिया जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, वासुदेव जी देवनानी, अनीता जी बघेल, धर्मेंद्र गहलोत, ये उस पीढ़ी लगातार चलती आ रही है। तो हम सामान्य कार्यकर्ता हैं जो लगातार संगठन की और जनता की सेवा करते हैं। संगठन जिसको उचित मानता है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ कोई गोल्डन स्पून लेकर के, सिल्वर स्पून लेकर के पैदा नहीं हुआ। किसी राजनीतिक परिवार से हम में से कोई व्यक्ति सक्रिय नहीं है। मैंने जो नाम गिनाए उनमें से एक भी राजनीतिक परिवार नहीं है। सब सामान्य कार्यकर्ता थे, उनमें से वो आगे निकले और जनता की सेवा करना परम ध्येय था, परम लक्ष्य था, उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यही मेरा अगले 10 साल का भविष्य मुझे नजर आता है। हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्पेशल एपिसोड्स और देखने के लिए सब्सक्राइब करें AYN के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को। धन्यवाद। नीरज जी, मैं आपको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ अजमेर का उप महापौर बनने पे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मेरे विचारों को सुना।